तो इंडिया नेबरिंग कंट्रीज़, तो बच्चों इंडिया नेबरिंग कंट्रीज़ हम अगर देखेंगे तो एक बात तो आप जानते हो कि फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट पे बनती है, ये बात हमने पहले बता दी है। जो हमारा हित होगा उसी से फॉरेन पॉलिसी चलती है, बाकी विचारधारा, शासन प्रणाली सब दिखाने वाली बातें हैं। इंटरेस्ट इज़ ए कोर। तो स्वाभाविक रूप में फॉरेन पॉलिसी में जब भी हम किसी के साथ जाएंगे, वो नेबरहुड हो, पड़ोस हो, और हमारे यहाँ पड़ोस भी दो हैं, एक इमीडिएट, दूसरा एक्सटेंडेड। एक निकट वाले पड़ोसी हैं और थोड़ा जो दूर के पड़ोसी हैं। और बच्चों सच मानो, पड़ोसी की बात क्यों बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है? वाई नेबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी, वी कैन चूज द फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। तो सवाल पहले हम ये शुरू करें बच्चों कि पड़ोसी का महत्व क्यों होता है? वाई नेबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों कहा जाता है कि विदेश नीति में पड़ोसी का बड़ा महत्व होता है? ओके, इसका मतलब है, बल्कि कहा भी जाता है, अ नेबर इज बेटर देन डिस्टेंट रिलेटिव। जो हमारा पड़ोसी होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बड़े दूर में स्थित रिश्तेदार से। अब आप देखो बच्चों, वैसे भी आप देख लो, अगर आप रिलेशन की बात आप करो तो देखो पड़ोस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वैसे भी आप देख लो। अब आप हॉस्टल में रह रहे हो, बात सिंपल से देख लो, वाई नेबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, आप पड़ो कहीं गांव में रह रहे हो, तो गांव में अगर पड़ोसी चाहे तो आपको बेचैन कर देगा, चाहे वो पावरफुल हो तो भी। पावरफुल हो तो अलग पंगा है, कमज़ोर हो तो अलग पंगा है। अब सवाल है कैसे बेचैन कर देगा? आप तो चाहते हो शांति से रहे, वो हर दिन झगड़ा पैदा कर देगा। भाई अगला आदमी रात में आए पी दारू वारू पी के, और बगल वाले को गाली देना शुरू कर दे। अब जरा सोच के देख लो, पड़ोसी आपको जब चाहे तब तंग कर सकता है। हॉस्टल में अगर बगल पड़ोसी झगड़ालू है तो उसके यहाँ रोज़ झगड़े होंगे, तो आप बगल में पढ़ नहीं पाओगे। इसका मतलब है कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हो और कोई व्यक्ति जोधपुर में बैठा हुआ है, तो जोधपुर वाला पर्सन आपके लाइफ पे क्या इन्फ्लुएंस करेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन आप दिल्ली में हो और जिस हॉस्टल में हो वहीं के बगल वाला पड़ोसी रोज हंगामा किए हुए, जब आप पढ़ना चाहो तो हाई स्पीड फिर डीजे चला देगा, आप पढ़ नहीं पाओगे। जब आप पढ़ना चाहोगे दीवार में कील ठोकने लगेगा, पढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए नेबर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और सवाल ये है, पर्सनल लाइफ में तो ऐसा होता है कि वी कैन चेंज द नेबरहुड। व्यक्ति के जीवन में तो ऐसा है कि भाई हम नेबरहुड चेंज कर सकते हैं, लेकिन राज्य के जीवन में तो ऐसा नहीं है। भाई हनुमान जी तो है नहीं कि भारत को उठाए और ऑस्ट्रेलिया के पास चले जाएंगे। तो बच्चों, वाई नेबरहुड आर सच इंपॉर्टेंट? क्योंकि पहला, नेबरहुड से हमारी सिक्योरिटी जुड़ती है। आवर सिक्योरिटी इज अटैच विथ नेबरहुड। कैसे? अब देखो, हमारी सिक्योरिटी नेबरहुड से कैसे अटैच होती है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है। और कैसे अटैच हो जाती है? अब जरा सोच के देखो, इधर हमारे चिंटू पाकिस्तान, जो हमारा दोस्त पाकिस्तान है, दो बच्चों, अब दोस्त कह लो या छोटा भाई कह लो। अब जो पाकिस्तान है, इसके पास और काम कोई तो है नहीं भाई। अगर पड़ोसी अगर बिजनेस नहीं कर रहा है, पड़ोसी बिल्कुल खाली बैठा हुआ है, तो एक काम कर देगा, हमारे खिलाफ आतंकवादी भेज देता है। अब लो, यही हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब सवाल है, अगर क्यूबा तो हमसे 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ, 10,000 किलोमीटर दूर, क्यूबा जैसा देश, अगर यही पड़ोसी का तो इंपॉर्टेंस है दोस्तों। पड़ोसी के साथ हमारी सिक्योरिटी जुड़ी होती है। अब क्यूबा क्या करेगा हमारे पास क्यूबा थोड़ी कुछ कर सकता है कि हमारे यहाँ मिसाइल मार देगा 10,000 किलोमीटर दूर से। ईरान भी ठीक है, उधर बैठा हुआ है। इसलिए ईरान इजराइल अगर आपस में लड़ते हैं तो पड़ोस से फर्क आएगा।
हमारे ऊपर थोड़े फर्क आते हैं, लेकिन सीधा वो फर्क नहीं आएगा। इसलिए बच्चों, नेबरहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब उससे आप बच ही नहीं सकते। कुछ ऐसी बात है, इसे कहा भी जाता है कि भाई पड़ोस अगर अच्छा मिल जाए तो आदमी बड़ा सुखी है, क्योंकि पड़ोस पे कंट्रोल होता नहीं। और पड़ोस अगर नंगा निकल जाए तो पूछो मत। मेरे गांव में एक मेरे पड़ोसी थे जिन्होंने अपने बच्चों का नाम रख रखा था कट्टा कुल्हाड़ी कटारी बम। इसका कट्टा मतलब पिस्तौल, यानी उन्होंने अपने बच्चों के नाम ही सब आम से रख रखे थे। और अब यकीन मानो, बच्चों से कोई भी झगड़ा करने से डरता था और सोचता था यार इससे क्या है, इससे पंगा लेने क्या मतलब है। उतना बेकार का आदमी था, उससे कोई पंगा उंगा भी लेता था तो पूरा लुंगी भी खोल खड़े हो जाता था, लो मुझे मारो। वैसे पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान, अब देख रहे हो, इकोनॉमिक रूप में कोलैप्स हो रहा है, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, पॉलिटिक्स वैसे चरमराई हुई है। अब ऐसी कंडीशन में अब उसके पास जब देखो न्यूक्लियर बम है, मार दूंगा मार दूंगा। अब जरा सोच के देखो बच्चों, अगर हमारे बगल में ऑस्ट्रेलिया होता, ये समस्या आती? वो ऑस्ट्रेलिया क्यों आतंकवाद भेजेगा? अगर हमारे बगल स्विट्जरलैंड होता, अब यही देखो, यही जियो पॉलिटिक्स, यही भौगोलिक महत्व है। पड़ोस ही तो भू राजनीति है, दैट इज जियो पॉलिटिक्स। और आप कहोगे, अब सवाल है, कुछ देश तो हैं जो हमारी सुरक्षा को, देखो हमारे पड़ोस में चाइना और पाकिस्तान, दो ऐसे देश हैं जो हमारी सुरक्षा को सीधा खतरा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनके पास थोड़ी सैनिक क्षमता है, इनके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी है। और सच मानो, इन्हीं से हमारा वार भी हुआ है। ये भी एग्जाम्पल है, पड़ोसी हमारी सुरक्षा कैसे खतरा। अरे भाई, जो पड़ोसी है, लड़ाई झगड़े उसी तो होंगे। जिस जगह पर रह रहे हो वहीं तो लड़ाई झगड़ा होगा। आप 10 किलोमीटर दूर तो लड़ाई झगड़ा करने जाओगे नहीं, फिर एक चैलेंज आ गया। लेकिन और भी पड़ोसी क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? नेपाल। अब नेपाल है, श्रीलंका है, आपका इधर भूटान है, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव। तो मालदीव, अब ये मालदीव वगैरह ऐसे नहीं है कि वो हमारे ऊपर हमला कर दें, लेकिन फिर भी वो हमारी सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। अब नेपाल हमारे ऊपर हमला कर देगा इसकी संभावना नहीं है। अरे नेपाल छोटा देश है। यानी जरा सोच के देखो, जियो पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल, एक तरफ दुनिया के सबसे विशाल देशों में चाइना हमारे सर पर बैठा हुआ है। दोस्तों, यही पड़ोसी का महत्व होता है। जरा कल्पना करो, चाइना पीछे चला गया होता और इधर मंगोलिया गया होता। और जरा सोच के देखो, अगर इंडिया चाइना के बीच में तिब्बत आ गया होता, फिर तो लफड़ा ही खत्म हो जाता। अरे पड़ोसी के साथ लफड़ा ही है दोस्तों, इसलिए कौटिल्य ने कहा था पड़ोसी दुश्मन होता है, अरी होता है। पड़ोसी है, झगड़ा ही शुरू होगा। आपके पड़ोसी के साथ किसका जमीन का झगड़ा, नाली का झगड़ा, पानी का झगड़ा, हर झगड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए पड़ोस के साथ डील करना फॉरेन पॉलिसी में हमेशा डिफिकल्ट है। और नेपाल हमारी सुरक्षा का खतरा पैदा नहीं कर सकता, लेकिन हमारे अपराधी यहाँ आतंकवाद की घटना करते हैं, भाग के नेपाल में चले जाते हैं। और हमारा कोई दुश्मन, पाकिस्तान जैसा कोई दुश्मन, नेपाल की ज़मीन का प्रयोग कर सकता है भारत के खिलाफ कोई कार्यवाही करने के लिए, ये एक और चैलेंज है। इसलिए बच्चों, पड़ोसी के से बचना बड़ा मुश्किल है। तो फ्रेंड का मतलब है, आप तो आपकी मर्जी पर है, चूज करें न करें। अब इंडिया के पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम बांग्लादेश से हट जाए, बांग्लादेश के साथ हमारी बाउंड्री रहेगी। वी डोंट हैव ऑप्शन टू एस्केप फ्रॉम बॉर्डरिंग ऑफ पाकिस्तान। तो हम पाकिस्तान से हट कहाँ सकते हैं? वो तो हमारे ऑप्शन में नहीं है। और चाइना, हम हिमालय कैसे हटा देंगे? चाइना कैसे हटा दें, पीछे ढकेल दें? इसलिए बच्चों, आप याद रखो, इसे कहते हैं वी कैन चूज फ्रेंड्स नॉट नेबर्स। तो नेबर के साथ तो डील करना है। और इंडिया में देखो, एक भूटान जैसा सबसे छोटा पड़ोसी, मालदीव जैसा छोटा पड़ोसी, वही हमारा पड़ोसी है। चाइना जैसा जायंट, यानी एक तरफ हमारे पड़ोस में राजपाल यादव हैं, दूसरी तरफ हमारे पड़ोस में रे मिस्टीरियो है, ग्रेट खाली है। ये इंडिया की जियो पॉलिटिक्स है। इतना ही नहीं, इंडिया में शायद ही बच्चों देखोगे, शायद ही दुनिया में कहीं ऐसा इक्वेशन आपको दिखेगा। आप भी याद कर लो, अगर आपके दो पड़ोस में, दोनों पड़ोसियों का झगड़ा है, याद रखो दोस्तों, आपका चैन लोग छीन लेंगे। अरे एक पड़ोसी झगड़ा हो तब चल जाएगा। और सवाल ये है, हमारे इधर देखो, इधर राइट एंड लेफ्ट दोनों पंगे करते हैं, दोनों से हमारा झगड़ा है।
और दोनों के पास न्यूक्लियर बम है, दोनों हमें थ्रेट करते हैं, और इन दोनों कारण ये छोटे मोटे देशों का भी इंपॉर्टेंस हो जाता है। मेरे बच्चों, आपको बता दूं मैं, भूटान जैसा, मालदीव जैसे दुनिया में 50 देश हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं मेरे लिए। अरे मालदीव भूटान जैसे दुनिया में 50 राज्य हैं, यानी मालदीव और भूटान हमारे लिए, हमारे सामने क्या है? चींटी हैं बच्चों। इंडिया इज जाइंट एलिफेंट, अरे हम हाथी हैं। लेकिन वो चींटी का भी महत्व बढ़ जाता है क्योंकि हमारे पड़ोस में है। हमारे पड़ोस में है तो कल के लिए महाशक्ति बुला लेगा। जैसे आपका किसी पड़ोसी से झगड़ा हो गया, आप कमजोर हैं और आपके चच्चा विधायक है, तो चच्चा को तो बुला ही लोगे बच्चों। ऐसे ही नेपाल भूटान, बार बार क्या, नेपाल भूटान तो नहीं, नेपाल मालदीव आजकल देख रहे हो, मालदीव कह रहा है चच्चा को बुला लेंगे। चच्चा में कौन चच्चा है भाई? कह रहा चाइना। इसीलिए मेरे बच्चों, पड़ोसी के साथ डील करना इज ऑलवेज डिफिकल्ट। तो छोटा है तो कहीं दबंग आदमी को बुला लेगा, वो समस्या है। बड़ा है तो अपने आप दबंग ही करेगा, वो समस्या है। और भारत के सामने यही डिफिकल्ट चैलेंज होता है। इस वजह से ये बात कही जाती है, वी कान चूज नेबर्स। हम पड़ोसी का चयन नहीं कर सकते बच्चों। और आप कहोगे सर सुरक्षा के लिए, इसलिए हमेशा वाई नेबरहुड इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी सेकेंड। एंड वाई नेबरहुड इज इंपॉर्टेंट, बच्चों याद रखना है, अगर पड़ोसी के साथ हमेशा झगड़े में लगे हो, वैसे गांव में रहने वाले बच्चों को मैं बता दूं, IR पढ़ के सीख लेना, अगर पड़ोसी के साथ ज़िंदगी भर ज़मीन के बंटवारे में, पेड़ के बंटवारे में लगे हो, तो बाकी क्या कम कर पाओगे? अरे मेरे बच्चों, हमें जर्मनी देखना है, सारी ऊर्जा पड़ोस में ही लगा देंगे। इसी बार बार कहा जाता है पड़ोसी के साथ थोड़ा झगड़ा हो, अरे बाहर निकलो यार। अब हम तो गांव में देखते हैं, एक कटहल के पेड़ के पीछे 2 परिवार मर गए। कटहल का पेड़ वही है। अब जरा सोच के देख लो, ऐसे भी नादानी क्या। अब ऐसा हो जाता है फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि अब पाकिस्तान से लड़ोगे तो फिर पाकिस्तान का नुकसान क्या होगा? अरे पाकिस्तान में नुकसान होने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, पाकिस्तान तो ऐसे बर्बाद कंगाल है। लेकिन सवाल ये, हमारे आसपास सब कंगाल ही तो हैं। श्रीलंका इस कंडीशन खराब है, नेपाल अस्त व्यस्त है, भूटान थोड़ी अच्छी कंडीशन में है। अब जरा सोच कर, अफगानिस्तान वैसे दोस्तों बदहाल है। चाइना, भाई चाइना पावरफुल है। यानी हमारे पड़ोस में सच मानो, एक भूटान को छोड़ दो और दूसरा चाइना को छोड़ दो, यार सब जब नंगे भूखे हमारे ही पड़ोस में है, तो बार बार देखेंगे कि भैया हमारे यहाँ पूड़ी तो नहीं बन रही है। यार हमें तो पूड़ी खाना ही मुश्किल हो गया है, अब कैसे खाएं? तो आप कहोगे सर 2-4 टुकड़ा उनको भी दे दो, अरे देते हैं तब भी नहीं मानते, तब भी झांकते ही रहते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, अगर जीवन में डेवलपमेंट करना है, जरा सोच के देखो, जीवन में डेवलपमेंट करना है तो पीस तो चाहिए। वी नीड ए पीस एट पेरिफेरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। यानी पड़ोस के साथ अगर शांति नहीं बनेगी तो विकास नहीं हो पाएगा, सारा एनर्जी उधर कंज्यूम कर दोगे। इसे सच मानो, इस पूरे क्षेत्र में पिछड़ापन आ गया, गरीबी, भूखमरी, बीमारी, इसमें हमारी चिंटू भाई पाकिस्तान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसे डेवलपमेंट से मतलब नहीं है। आप कहोगे सर ये बताओ, एक किसी को डेवलपमेंट से मतलब ही नहीं है, वो तो मरने मारने पे तो उतारू है। अब जरा सोच के देखो, उत्तर कोरिया जिसका पड़ोसी है उसके लिए समस्या ही तो है। उत्तर कोरिया का नेबर कौन है? नॉर्थ कोरिया का नेबर कौन है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का नेबर कौन है उधर? जापान। अब ये सब संपन्न देश हैं, प्रॉस्पेरस हैं, और उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया क्या कहेगा? मैं न्यूक्लियर बम मार दूंगा। वो रोज मिसाइल टेस्ट करता रहता है, खाने को नहीं है, बंदूक खूब रखा है। इसलिए मेरे बच्चों, अगर पड़ोस के साथ पीस नहीं होगा तो हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, और पड़ोस के साथ पीस नहीं होगा तो बच्चों फिर महाशक्ति की आकांक्षा कैसे पूरी होगी? जो एस्पिरेशन ऑफ मेजर पावर है वो भी तो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें तो पूरी दुनिया देखना है। अरे बच्चों, हमें ब्राज़ील जाना है, इसलिए जरा सोच के देखो, कई लोग गांव के ही प्रधानी फंसे हुए हैं, गांव के प्रधानी बन के बहुत खुश हैं। अरे मेरे बच्चों, MP बन जाओ, MLA बन जाओ, दुनिया इतनी बड़ी है। अब भाई भारत तो जो पावरफुल देश होता है, इंडिया क्या करे कि इंडिया तो चाहता है पूरी दुनिया में उसका प्रभाव बढ़े।
और हमें 150 देशों के साथ संबंध बनाना है और सारी एनर्जी अपना हम कंज्यूम कर देंगे नेपाल भूटान के साथ, तो बाहर कहाँ निकलेंगे। इसलिए कहा जाता है वाई नेबरहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसी में ओवर इंगेज रहोगे बच्चों तो बाहर नहीं निकल पाओगे, तो बाहर नहीं निकल पाओगे तो मोहल्ले में रह जाओगे। इसे याद रखना, जो केवल अपने मोहल्ले से कई बच्चे हैं जो गुल कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, अपने मोहल्ले में ही बैठे हुए हैं, और कई बच्चे हैं जो 4 मोहल्ले की खबर लेते हैं। जो 4 मोहल्ले की खबर ले रहे हैं, समझ लो अमेरिका और रसिया हैं, वो महाशक्ति बनने के आगे हैं, इंडिया चाइना है। और जो केवल अपने ही मोहल्ले में बैठा हुआ है वो समझ लो भूटान है, नेपाल है। वही बड़ा देश होगा तो दूसरे मोहल्ले का भी तो हाल चाल लेना पड़ेगा, इधर क्या चल रहा है उधर क्या चल रहा है। बच्चे में बहुत ज़रूरी है, ये अपने आप में ज़रूरी है कि भाई हर मोहल्ले का हाल चाल हम लेते रहे, क्योंकि दुनिया में जो चीज़ें घट रही है हमारे ऊपर ही फर्क डालेंगी। इसलिए वाई नेबरहुड इज़ इम्पॉर्टेंट। और आप देखोगे ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, तो नेबरहुड क्यों इम्पॉर्टेंट है? सिक्योरिटी के लिए। दैट इज़ अ पॉइंट। इसलिए हम कहते हैं, और आप इधर को जितने पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो फिर यही मामला तो बनता है। तो हमारे यहाँ नेबरहुड क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। अरे बच्चों, अब सवाल है कि अब हम रहते हैं दिल्ली में, तो क्या व्यापार करेंगे दौलताबाद से? अगर हम मुखर्जी नगर में रहेंगे तो स्वाभाविक रूप में हम सामान यहीं से खरीदेंगे। इस वजह से आसपास में ट्रेड होने के चांस ज़्यादा होते हैं। क्यों? जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी होती है। अब इंडिया से आप कोई सामान भेजोगे ब्राज़ील, तो ब्राज़ील जाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, पैसा लगेगा, तब तो कोई सामान ब्राज़ील आप भेजोगे। तो सवाल ये है कि ब्राज़ील या इंडिया में ही बगल श्रीलंका भेज दें, 1 घंटे में जहाज़ पहुंच जाएगा। और ब्राज़ील भेजने में यही 30 घंटे, ये जहाज़ कितने 30 दिन लेगा, कॉस्ट ज़्यादा आएगा। जहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आएगा, सामान महंगा हो जाएगा। और ख़ास तौर पे जो पास में होगा उसे ज्योग्राफी मिलती है, कल्चर मिलेगा, तो वैसे हमारे सामान लेगा जो स्वाभाविक रूप में हम बनाते हैं। अब हम साड़ी बनाते हैं, सूट बनाते हैं, अमेरिका में उसकी डिमांड ही नहीं है, डिमांड तो नेबरहुड में है। इसीलिए, और सस्ती बात ही है, सच्ची बात यह है कि आसपास में अब थोड़ा अगर छोटे मोटे देश हैं तो टाटा नैनो बना दिया, बजाज स्कूटर बना दिया। ये सब समझ लो, बजाज की स्कूटर, MDH का तड़का, ये पूरी दुनिया में हमारा बिकता है। इसीलिए वाई नेबरहुड इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो कभी भी आप देखोगे स्वाभाविक तौर पर जब आप किसी से आप डील करोगे, नेपाल भूटान, तो फैक्टर तो यही रहेंगे। इसे फॉरेन पॉलिसी में कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस होता है बच्चों। रोज़ वो चीज़ें बदलती नहीं, रोज़ का घटना बदल जाएगी यार। तो नेबरहुड क्यों इंपॉर्टेंट है, यही बात आज भी रहेगी। क्योंकि अरे मेरे बच्चों, जियो पॉलिटिक्स, अरे पाकिस्तान चाइना अगर हमारा पड़ोसी हट जाएगा, अब ऐसा कोई भूकंप आ गया, ऐसा कोई तूफान आ गया, तो कह दोगे ठीक है करंट अफेयर बदल गया। नहीं, क्या बदलेगा इसमें? इसे फॉरेन पॉलिसी कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस होता है। केवल न्यूज़पेपर पढ़ के बच्चों फॉरेन पॉलिसी अब नहीं लिख सकते, बल्कि उसमें गड़बड़ी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि न्यूज़पेपर में लिखने वाले बच्चे जितने लोग हैं, वो अब कोई एक पार्टी समर्थक है, कोई दूसरी पार्टी समर्थक है, तो उल्टा पुल्टा ही लिखता रहता है। तो हमें कैसे क्रिटिकल तरीके से देखना पड़ेगा कि फॉरेन पॉलिसी बनती कैसे है। इसलिए बच्चों देखो, फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। बच्चे सोचते हैं रोज़ बदलता है, कुछ रोज़ नहीं बदलता। हाँ, ये बात सच है। अब मान लो 2024 में सरकार बदल गई, फिर तो चीज़ें बदल जाती हैं। अगर गठबंधन सरकार आ गई तो मामला बदल जाएगा। अदरवाइज स्टेबल गवर्नमेंट है और सरकार रिपीट कर रही है, तो चीज़ें इसी दिशा में चलेंगी। तो दैट इज़ अ पॉइंट वाई नेबरहुड इज इम्पॉर्टेंट। अब सवाल ये है, तो नेबरहुड ये है, तो अब सवाल है कि नेबरहुड में कितने हमारे प्रकार हैं। पहला, देखो हमारे यहाँ नेबरहुड में क्या कमाल की दोस्ती है दोस्तों, क्या कमाल की पिक्चर है। इसे देखो, यूरोप ज़्यादा आज आगे क्यों बढ़ रहा है? यूरोप में आपस में लड़ाइयाँ झगड़े सब बंद हो गए हैं। याद रखो बच्चों, अब इसलिए यूक्रेन की समस्या तो पूरे यूरोप को प्रभावित कर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार यूरोप में हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार यूरोप में हुआ। इतना लड़ भिड़ कर यूरोप ने सीख लिया कि लड़ने भिड़ने का फायदा नहीं होता। क्योंकि बच्चे याद रखो, लड़ने भिड़ने में, अब गाँव में भी देख लो, मैंने कितने परिवार देखे आपस में ज़मीन के लिए, पेड़ के लिए लड़ भिड़ गए, सब मर गए। अरे भाई, जिस लड़े, जब जो लड़ रहा था वही नहीं रहा, तो ज़मीन का क्या करेगा कोई लेके?
इसे देखो IR पढ़ना चाहिए बच्चों। IR तो बिल्कुल स्कूल का विषय बना देना चाहिए। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी तो उन्होंने कहा भी था कि हमारे तो चले तो हम तो IR बिल्कुल स्कूल तक पढ़ा दें बच्चे। इसलिए जरा सोच के देखो हमारे नेबरहुड में कौन है बच्चों। एक तरफ पाकिस्तान जिसके साथ हमारा लगभग तलाक वाला संबंध है। यानी पाकिस्तान साथ आज वैसा संबंध हो गया जो शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के बीच में हो गया। यानी सच मान लो पाकिस्तान के साथ कोई संबंध ही नहीं है। अरे दोस्तों, न तो अभी ट्रेन चल रही है, न बस चल रही है, न एयरक्राफ्ट है, और न इसमें पाकिस्तान ने अपने राजदूत हमारे यहाँ बनाए हुए हैं। और ये जब से हमने 370 हटाया कश्मीर में, पाकिस्तान उसी समय से बहुत नाराज हुआ। पाकिस्तान ने कहा लो 370 हटा दूँ, हम बात नहीं करेंगे। हम यानी पाकिस्तान ने कहा तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। हमने कहा जा मत कदम रख। अब ऐसा भी, जबकि फॉरेन पॉलिसी में ऐसा होता नहीं। और पाकिस्तान, दोस्तों पाकिस्तान साथ हमारी जानी दुश्मनी है, हम दुश्मनी नहीं करते, दुश्मनी पाकिस्तान तरफ से है। यानी पाकिस्तान इज इक्वल टू मक्खी चंद पांडे। आपने दबंग मूवी देखी होगी। अब मक्खी चंद पांडे अब नाराज रहता था। अब पाकिस्तान क्या चाहिए? और पाकिस्तान ठीक वैसे जिद करता है कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। जैसे एक बच्चा जिद करता है लॉलीपॉप दे दो, लॉलीपॉप दे दो। आप कहोगे सर ये बताओ, अच्छा कश्मीर है, छोटा बच्चा है, चलो दे ही देते हो कश्मीर। ना बच्चों, पहले कश्मीर मांगेगा, उसके बाद पर जमीन ही मांगेगा आपकी। पाकिस्तान तो चाहता है कि इंडिया में भी हमारा बिल्कुल सेकुलरिज्म खत्म हो जाए, इस्लामिक स्टेट आ जाए। ऐसा पाकिस्तान की मंशा है। अगर आप ये सोच रहे हो केवल कश्मीर तक पाकिस्तान की मंशा है ना, ये मक्खी चंद पांडे बड़ा सातिर दिमाग का राष्ट्र है। और इसलिए बच्चों कमाल की बात है यार, जब से हम आज़ादी पाए तब से लड़ रहा है। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम भारत से 1000 साल तक लड़ेंगे। कमाल की बात है यार। अब जरा सोच के देखो, जितनी दिलचस्पी लड़ने में है उतनी दिलचस्पी को अच्छा काम किया होता तो मामला बन जाता। इसलिए बच्चों जरा सोच के देखो, इंडिया का नाम दुनिया में कोई क्यों लेता है? क्योंकि अब देखो इंडिया का नाम दुनिया में क्यों कोई लेता है? क्योंकि हमारे यहाँ गूगल के CEO हैं, हमारे ग्लोबल इंडियन है, आमर सेन, सुंदर पिचई, सत्य नाडेला। पाकिस्तान का नाम कोई क्यों लेता है? हाफिज सईद। यानी जितने भी कुख्यात लोग हैं, इसे नाम होना एक अलग बात है दोस्तों, बदनाम होना अलग बात है। यानी पाकिस्तान ने जो बहुत शिद्दत से पैदा किया है वो आतंकवादी। पाकिस्तान का अरे इंजीनियर डॉक्टर तुम कभी भी, इंजीनियर डॉक्टर क्या जरूरत है? और हकीकत में है कि पाकिस्तान के बड़े सारे लोग जब बीमार होते हैं तो इंडिया ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, इंडिया वो इलाज के लिए आते हैं। ये हाल है पाकिस्तान का। लेकिन बच्चों छुरी लेके दौड़ता रहता है, परमाणु बम पर ट्रिगर बना के रखता है। और इसीलिए पाकिस्तान, जरा सोच के देखो, 20 करोड़ की आबादी का देश, पाकिस्तान की आबादी समझ 20 करोड़ है। अरे उत्तर प्रदेश से कम है यार। पाकिस्तान 20 करोड़ से कम आबादी वाला देश अपने आप को संभाल नहीं पाया। इसलिए बच्चों केवल धर्म के आधार पर राष्ट्र सही बनता नहीं है। और आज बिल्कुल बदहाल कंडीशन है। जबकि इस मामले में देखो इंडिया, इसे लोगों से मिलकर राष्ट्र बनता है बच्चों, इतना बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन मामला यही नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं है। पाकिस्तान के साथ तो अब ये भी कमाल की बात है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संबंध ही नहीं है, बिल्कुल तलाक वाली कंडीशन है, देखा देखी तक नहीं है। अब ये कमाल की कंडीशन है। जबकि हम डिप्लोमेसी में पढ़ते हैं कि भाई ठीक है बातचीत होती रहे, थोड़े मतभेद हैं तो बातचीत का दरवाजा बंद न किया जाए। अरे बातचीत करने में क्या परहेज है दोस्तों? इसे किसी से कोई झगड़ा वगड़ा हो जाए तो डिप्लोमेसी कहते हैं कि नंबर ब्लॉक मत करो। अरे कभी कभी बातचीत हो जाने दो, नंबर खुले रखने दो, आज नहीं कल नहीं हो सकता है गलत सही मैसेज आ जाए, मामला बन जाए। और नंबर ही ब्लॉक कर दिया। तो पाकिस्तान का नंबर हमने ब्लॉक कर रखा है, उसने हमारा नंबर ब्लॉक कर रखा है, हमने उसका नंबर ब्लॉक कर रखा है, खत्म बात हो गई। लेकिन दोस्तों दूसरे सिरे पर यह है, दूसरे सिरे पर हमारे पास है भूटान। भूटान कमाल का हमारा दोस्त है, जो हमारे अलावा किसी से दोस्ती ही नहीं करता, कमाल का दोस्त है। यानी जरा सोच के देखो, पाकिस्तान और भूटान हमारे पड़ोस में बिल्कुल दो अपोजिट कंडीशन में रहने वाले देश हैं।
भूटान कहता है भाई जब भी हम देखते हैं तुम्हें ही देखते हैं। अभी यदि भूटान के अभी एक मंत्री चीन की यात्रा पे चले गए थे, हमने कहा भाई लगता है कि रंग बदल रहे हो। भूटान ने कहा अरे भाई मत ऐसा मत सोचो, चीन बहुत दिन से बुला रहा था कि आ जाओ आ जाओ, तो हमने कहा चलो भाई आ जाते हैं। हमने कहा ठीक है, बस उसके अलावा कोई पंगा मत करना। तो जरा सोच के देखो, अरे मेरे बच्चों भूटान एक ऐसा देश है जो हमारे अलावा किसी को नहीं देखता, और पाकिस्तान है जो हमें नहीं देखता, हमारे अलावा सबको देखता है। और कमाल की बात है भूटान के साथ तो हमारी ऐसी दोस्ती है दोस्तों, अच्छा ऐसा दोस्त मिलना बड़ा मुश्किल होता है जिस किस्म का हो कि तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। देखिए कई कई बार जब बच्चों में दोस्ती होती है, शुरू शुरू में दोस्ती कैसी होती है शादी विवाह के पहले, कि जो अगर तुम छोला खा रहे हो तो मैं भी छोला खाऊंगा, तुम भटूरे खा रहे हो मैं भी भटूरा खाऊंगा, ये दोस्ती है। तुम चाउमीन खा रहे हो मैं भी चाउमीन खाऊंगा। अब बाद ये दोस्ती कमाल की होती है। इसलिए भूटान हमारा पक्का दोस्त है, सदाबहार दोस्त है। और बच्चों ध्यान दें सदाबहार, भाई कई लोग ऐसे होते हैं समय के हिसाब से बदल जाते हैं। और जब हमने सदाबहार शब्द का प्रयोग कर दिया, इसका मतलब है मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मौसम गर्मी का हो बरसात का हो, एवरग्रीन एवरग्रीन। और इसलिए कहा भी जाता मौसम की तरह तो तुम बदल नहीं जाओगे। तो वो दोस्तों वो दोस्त अच्छे नहीं है। कुछ हमारे दोस्त मौसमी हैं, जो बरसात में कुछ और रुख अपना लेते हैं, गर्मी में कुछ और होते हैं, वो थोड़े मौसमी है। इसीलिए अब हमारे पड़ोस में इतना चैलेंज क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी है, भूटान के साथ हमारी दोस्ती है। और तीसरे कंडीशन में वो राज्य हैं जिनमें नेपाल, श्रीलंका, यानी ये पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। और अब अफगानिस्तान को ही मान लो। तो और इनके साथ थोड़ा उठापटक वाले होते हैं, कुल मिला के संबंध अच्छे हैं। क्योंकि बच्चों अब नेपाल देखो, कुल मिलाकर भले नेपाल, श्रीलंका, मालदीव में थोड़ी मोड़े अब सुनते होगे कि मालदीव ने कहा सेना लेके वापस चले जाओ, श्रीलंका कभी कभी चीन के थोड़ा सा नज़दीक चला जाता है, ये कभी कभी मामला चलता है, लेकिन कुल मिला के हमारे संबंध मित्रतापूर्ण है इनसे। अरे दोस्तों एक आध देखो, अब हमारा दोस्त मान लो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और कभी किसी दूसरे के साथ खड़ा हो गया। देखो भूटान जैसी कंडीशन सबके साथ तो कल्पना नहीं कर सकते, और भूटान जैसी कंडीशन में आजकल कुछ कुछ थोड़ा सा है बांग्लादेश। बच्चों हसीना के साथ हमारे रिलेशन तो दनदना कर आगे बढ़ रहे हैं। इस समय बांग्लादेश के साथ हमारी बड़ी अच्छी कंडीशन है, वैसे भूटान जैसी नहीं है, क्योंकि शेख हसीना चाइना के साथ भी रिलेशन बना के रखना चाहती हैं। भूटान का अभी भी चाइना के साथ डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब से अभी शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री बन गई, इसका मतलब है शेख हसीना के साथ हमारा संबंध उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन इनके साथ देखो अब हम रिलेशन देखते कैसे हैं कि नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, इनके साथ थोड़ा कभी कभी देखो नोक झोंक होती रहती है। अब बात याद रखना, अब जानते हो राष्ट्रीय हितों पे संबंध बढ़ते हैं, रिलेशन तो नेशनल इंटरेस्ट पे चलते हैं। इसलिए मेरे बच्चों जरा सोच के देखो, अरे भाई ठीक है भूटान साथ कभी कभी, अब नेपाल साथ कभी कभी, अब प्रचंड कभी कह देंगे कि ये सीमा हमारी है। हमने कहा सीमा पर आग उठा के मत देखना प्रचंड, नहीं हम चंड चंड कर देंगे। और कभी कभी श्रीलंका इधर उधर कर लेता है दाएं बाएं। अरे दोस्तों ठीक है, वैसा जैसे दो पार्टनर के बीच में कभी कभी तो इधर उधर हो ही सकता है ना।
अब दो पार्टनर के बीच में भी कभी, अरे हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इस बात पे हो जाता है कि चाय कौन बनाएगा, और दोस्तों मैं तो डिप्लोमेसी का स्टूडेंट हूँ। अब डिप्लोमेसी का स्टूडेंट, एक बार मेरी वाइफ से झगड़ा हो गया। वाइफ ने कहा, मैंने कहा भाई चाय बनाओ, उसने कहा नहीं बनाऊंगी। मैंने कहा बनाओ, उसने कहा नहीं बनाओगे। क्या कर लोगे? मैं खुद बना लूंगा। अरे मेरे दोस्तों, ये छोटे मोटे झगड़े तो हो ही जाते हैं। अब इन छोटे मोटे झगड़ों से आप ये मत सोचना, देखो छोटे मोटे झगड़े होने की अलग बात होती है। अब कुल मिला के आप रिलेशन कैसे देखते हो? इकोनॉमिक रिलेशन, सिक्योरिटी रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन, इन सब बयानबाजी से संबंध नहीं चलता। इसलिए मेरे बच्चों देखोगे नेपाल के साथ, अरे नेपाल के साथ तो हमारा, नेपाल तो हमारा ननिहाल है बच्चों। और जितनी क्लास में आज तक मैं गया हूँ ऑफलाइन क्लास में, उसमें शायद ही कोई क्लास ऐसी बची हो जहाँ पे नेपाल से कोई एक बच्चा, मतलब कोई एक ऐसा स्टूडेंट न मिल जाए जिसका ननिहाल नेपाल में ना हो। तो आप समझ सकते हो कि नेपाल के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं। तो नेपाल के साथ तो हमारे रिलेशन बड़े अच्छे हैं। अब छोटे मोटे देखो, अब कह देगा कि ओलंपिया अधूरा हमारा है, काला पानी हमारा है। हमने कहा नेपाल भाई देखो, तुम मामा हो और मामा को ऐसा नहीं करना चाहिए। या नानी हाउस बताओ, मामा के साथ कोई झगड़ा कल्पनातीत है। अरे श्रीलंका, बौद्ध धर्म इधर है, बौद्ध धर्म उधर, झगड़ा कुछ कुछ कभी हो जाते हैं। वो सब मौसम में कुछ झगड़े होते हैं, थोड़ा मन मुटाव होता है, तो उतना तो हो ही जाता है। अरे कभी थोड़ी इनके साथ कोई वार, थोड़े वार होगा क्या? इतने छोटे छोटे राज्य हैं बच्चों। इसलिए आप याद रखना, हाँ अफगानिस्तान में ही तालिबानी आ गए हैं, थोड़ा मामला गड़बड़ा गया है, थोड़े मामले गड़बड़ा गए हैं। बात सिंपल सी है कि अगर आप देखोगे नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, इन देशों में हकीकत ये बात है कि थोड़े उतार चढ़ाव रहते हैं। अब भूटान जैसा मामला नहीं है कि केवल भारत की तरफ ही देखेंगे, लेकिन कुल मिला के अगर मान लो कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो 90% मैच कर रहे हैं, हितों का मेल मिलाप 90% है, जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट है वो तो 90% है। अब सवाल है कोई डिफरेंसेस है। देखो शब्द क्या है, दिस इज मेयरली डिफरेंसेस। ये क्या मतभेद है ना? अरे तो मतभेद है, डिफरेंसेस है। अरे दोस्तों डिफरेंसेस हैं, कुछ कुछ डिस्प्यूट भी कभी कभी आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस ज़्यादा है। और हाँ कुछ कुछ मुद्दे पर कभी कभी डिस्प्यूट आ सकता है, लेकिन डिफरेंस और डिस्प्यूट में फ़र्क होता है। डिफरेंस का मतलब होता है कि कभी कभी ओपिनियन बदल जाती है, हम कहेंगे भाई चीन की तरफ थोड़ा ज़्यादा मत जाओ, तो डिफरेंसेस होता है। अरे भाई घर में भी डिफरेंसेस होते हैं, पहनने को लेकर, खाने को लेकर। डिस्प्यूट कब हो जाएगा, विवाद कब होगा? जब मैं कहूँ भाई ये मोबाइल मेरा है, पड़ोसी कहे मेरा है। पड़ोसी कहे ज़मीन मेरी है, मैं कहूँ मेरी है, तब तो भाई डिस्प्यूट है ये। बच्चों ये डिफरेंस तो नहीं है, ये डिस्प्यूट है। इसलिए ये बात कही जाती है कि इन के साथ थोड़े मोड़े जो हम अलग अलग से थोड़ा देख लेंगे इन सबको, तो हमें पड़ोसी के साथ तो अलग अलग देखना है। भाई पड़ोसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सबके साथ अलग अलग नहीं दिखना है। पड़ोसी के साथ और मेजर पावर के साथ याद रखना, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी पढ़ने का मतलब है कि 195 देशों का संबंध पढ़ना नहीं, 193 रिलेशन का संबंध पढ़ोगे फिर तो हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ते रह जाएंगे। क्योंकि हम संबंध उसी से पढ़ते हैं जिसका बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, कोई खास बात होती है बच्चों। अब आप भी जरा देखो, आपके भी जीवन में 2 ही 4 5 दोस्त होंगे, ऐसा थोड़े कि 200 दोस्त होंगे। ऐसे भारत के साथ है, वो हर चीज़ में वही तरीका अपनाते हैं कि हम ये नहीं कि हर देश के साथ संबंध पढ़ रहे हैं। अब एक बार मैं किसी बच्चे से मिला, मैंने कहा क्या पढ़ रहे हो? उनका सर भारत सूडान संबंध पढ़ रहे हैं। मैंने कहा क्यों पढ़ रहे हो? उनका किसी ने बताया है। हमने कहा भाई बच्चों, भारत सूडान संबंध पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब भारत अफ्रीका देख ले, उतना ही बहुत है। सूडान, अरे दोस्तों अफ्रीका की पूरी आबादी मिला दो, इकोनॉमी मिला दो, तो हमारे बराबर नहीं है। 54 देशों की आबादी, तो सूडान के साथ क्या संबंध पढ़ेंगे? तो जब एग्जामिनर किसी को पूछता है, इसका मतलब है वहाँ हमारे बहुत इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। और यकीन मानो ये सारे हमारे देश अगर पड़ोसी ना होते, जिनके साथ हम बायलैटरल संबंध न पढ़ते हैं। अब भाई पड़ोसी हैं इसलिए पढ़ते हैं बच्चों, नहीं तो इंडोनेशिया, मलेशिया, इनके साथ हम बायलैटरल थोड़ी पढ़ते हैं।
अरे साउथ ईस्ट एशिया देख लिया, काम चल गया। इसलिए कहाँ क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रोफेशनल एग्जाम में पता होना चाहिए कि क्या संबंध का मतलब होता है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अभी नहीं फॉरेन पॉलिसी पढ़े, सब कुछ पढ़ते चले गए, तो फिर फॉरेन पॉलिसी के अलावा कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, और जो पढ़ेंगे एग्जाम में आएगा नहीं। इस एग्जाम में आप देखना कि कहाँ कहाँ सवाल पूछा जाता है, तो क्लियर हो जाए। ये सीधा इसका सबसे अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन, प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर, PYQ। जस्ट यू लुक द PYQ, यू विल गेट ए सेंस एंड डायरेक्शन कि कहाँ से एग्जामिनर सवाल पूछता है। ये ओवरऑल अप्रोच है कि हम पड़ोसी के साथ डील कैसे करते हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो लास्ट में महाबली है चाइना। और दोस्तों चाइना पड़ोसी नहीं बल्कि मेजर पावर है, तो चाइना के साथ हमारा मामला बदल जाता है। अब चाइना के साथ बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है। चाइना की तरफ कह रहा है भाई हमारा भूभाग है, तो देखो इन्हीं हम, अब एक ओवरऑल मामला है पड़ोसी के साथ, पड़ोसी के साथ संबंध क्यों महत्वपूर्ण है, क्या है पड़ोस, उसके बाद हमें क्या अपनाना चाहिए, फिर गुजरात डॉक्ट्रिन की बात करेंगे, फिर एक एक पड़ोसी की बात कर देंगे। ये एक नज़रिया फिर आपका बन जाएगा बच्चों। और इसलिए चाइना, देखो चाइना के साथ बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। ट्रेड तो चाइना के साथ चल रहा है, व्यापार तो चाइना के साथ वन द लार्जेस्ट है। ये बात अजीब सी है, लेकिन चाइना हमारी सीमा पे दावा कर रहा है, यानी हमारी टेरिटरी पे क्लेम कर रहा है। तो दोस्तों चाइना तो उस तरीके से जा रहा है जैसे पाकिस्तान है, यानी सीधे कहा जाए चाइना हमारी संप्रभुता पे हमला कर रहा है बच्चों। और याद रखना बच्चों, कोई हमारा पड़ोसी हो, हमें कितनी सुविधा दे दे, वो हमें बर्थडे में बुला ले, वो पार्टी में बुला ले, लेकिन ये कहे यार देखो अपना घर मुझे दे दो, दोस्ती होगी कभी? सवाल ही पैदा नहीं होता। इट मीन चाइना इज अटैकिंग ओवर आवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। चाइना तो हमारे भौगोलिक अखंडता पर हमला करने का प्रयास करता है, एंड दैट कांट बी कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। उसको हम किसी तरीके से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, वो हम कंप्रोमाइज नहीं कर पाएंगे बच्चों। कि चाइना इज अटैकिंग ओवर आवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, तो ये अपने आप में ऑब्जेक्शनेबल है, उस पर हम कंप्रोमाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों अब सवाल ये है कि चाइना के साथ डील करना इन 21st सेंचुरी, अगर कोई पूछे भाई 21वीं शताब्दी में आज के डेट में डील करना किसके साथ बहुत महत्वपूर्ण है, चाइना के साथ, दोस्तों बड़ा डिफिकल्ट है। अमेरिका के साथ नहीं, रसिया के साथ नहीं, चाइना के साथ। और चाइना दोस्तों वो महाबली है, और चाइना महाबली वो है जब चाइना सोचता है कि भारत के पीछे पीछे चले। हमने कहा सुन चाइना, अरे हम तो जब आज़ाद हुए थे तब किसी के पीछे नहीं चले, और आज तो महाशक्ति है, तुम भी महाशक्ति, मैं भी महाशक्ति। चाइना कहता सुनो तुम महाशक्ति नहीं हो। हमने कहा बच्चू ये तुम्हारी बात हम मान लेंगे, तुम महाशक्ति नहीं हो, तुमने कह दिया महाशक्ति नहीं तो हम मान लेंगे। चाइना दोस्तों सोचता है गांव का प्रधान केवल हम ही हो, और हमें मतदाता सोचता है अरे हमारी भी तो उम्मीदवारी है गांव में। बात यह है मामला दोस्तों कि चाइना वांट टू मेक दिस एशिया यूनिपोलर। चाइना सोचता है कि एशिया में हमारा प्रभाव रहे, दुनिया में हमारा प्रभाव रहे, और इंडिया हमारे पीछे पीछे चले। अरे चाइना के साथ झगड़ा क्या है बच्चों? अब देखो चाइना का पाकिस्तान के साथ झगड़ा क्यों नहीं है? अरे पाकिस्तान उसके पीछे पीछे चलता है। पाकिस्तान ने अपनी जमीन तक चीन को दे दी। अब जब आप जमीन भी चाइना को दे सकते हैं, आज भी हम चाइना को सारा अरुणाचल दे दें, किस बात का झगड़ा? चाइना कहेगा चलो झगड़ा खत्म। लेकिन हमने कहा नहीं दोस्त, दोस्ती करना हो बराबरी पर आपका करना, और लड़ने का मन हो लड़ भी लेना। इसलिए याद रखो दोस्तों, चाइना हमारे लिए एक थ्रेट है, और चाइना एक महाशक्ति है। अब संयोग की बात है 21वीं शताब्दी चाइना की, ये दुनिया में बड़ा चेंज हो रहा है बच्चों, ध्यान सुनना। 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की, 19वीं ब्रिटेन की, 20वीं अमेरिका की, 21वीं चाइना की, और सच मानो 22वीं इंडिया की भी हो सकती है। लेकिन यार इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए तो, अब गठबंधन सरकार अगर आ गई, सोच लो दोस्तों फिर देश का बेड़ा गर्क ही होना है। अब ये लोकतंत्र के साथ दुर्भाग्य कह लो, सौभाग्य कह लो, जो भी कह लो, और चाइना में ऐसा बिल्कुल नहीं होता पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। चाइना में तो एक आदमी शी जिनपिंग 20 साल से बना हुआ है, वही रहेगा। हमारे यहाँ 5 साल हुआ नहीं,
यह है तो सरकार 5 साल भी लोग नहीं चलने, कुछ लोग कहते हैं 6 महीने में हट जाओ। तो ये चाइना को लेकर बड़ा चैलेंज है। तो चाइना का अलग कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि देखो अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, ये थोड़े मोड़े नाराज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कर लेंगे हमारा। ये महाबली है, तो महाबली तो क्षमता रखता ही है। आजकल चाइना हमारी दुनिया हमारे खिलाफ प्रचार करता है, हमारे खिलाफ अफवाह फैलाता है, छोटे मोटे देशों को भड़काता रहता है। चाइना बड़ा होशियार है, आमने सामने की लड़ने की कवायद तो करता नहीं, क्योंकि बच्चों आज की दुनिया में आमने सामने की लड़ाई वाला जमाना नहीं है। यूक्रेन वॉर देखो आप, अब लोग लुक छिप के लड़ रहे हैं। अब लुक छिप के लड़ रहे हैं तो चाइना कई बार पड़ोसियों को उकसा देगा, श्रीलंका को, नेपाल को, पाकिस्तान को तो उकसाता रहता है। पाकिस्तान को तो बिल्कुल, पाकिस्तान का पपेट है। पाकिस्तान पूछता रहता है भाई ये बताओ कहाँ किसके खिलाफ बोलना है। चाइना कहता है अभी चुप रहो जाओ, जब बोलेंगे तो बोल देना। और अंतिम बात, यानी पड़ोसी के साथ कैसे हम ओवरऑल हमें संबंध देखना है, क्या हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है, और यही भू राजनीति है, यही जियोपॉलिटिक्स है बच्चों। अब सवाल है कि हम कैसे पड़ोसी के साथ डील करें। हम कैसे पड़ोसी के साथ डील करें, तो फिर आता है गुजराल डॉक्ट्रिन। इसी को वर्तमान सरकार ने कहा है नेबरहुड फर्स्ट, गुजराल डॉक्ट्रिन कह लो। यानी इंद्र कुमार गुजराल जब विदेश मंत्री थे, एंड देवीगौड़ा, व्हेन देवीगौड़ा वाज अ पीएम, तो उस समय इंद्र कुमार गुजराल ने जो बातें कही थी, अब इंद्र कुमार गुजराल ने खुद नहीं कहा कि हमारा कोई सिद्धांत है। बाद में उसे क्या हुआ, भवानी सेन गुप्ता एक स्कॉलर थे, उन्होंने एक जर्नल में छाप दिया, एक जर्नल में छापा कि गुजराल डॉक्ट्रिन। तो गुजराल डॉक्ट्रिन शब्द का प्रयोग भवानी सेन गुप्ता ने किया था, लेकिन अब गुजराल ने बात बताई थी इसलिए ये मामला आ गया। और बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, गुजराल डॉक्ट्रिन है क्या, नेबरहुड फर्स्ट। और नेबरहुड फर्स्ट क्यों, कारण मैंने बता दिया। इसे गुजराल डॉक्ट्रिन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप याद रखना रीजन बहुत स्पष्ट है। वाई नेबरहुड इज इंपॉर्टेंट, ये आपको मैंने पहले बता रखा है। इसलिए गुजराल डॉक्ट्रिन क्या कहता है, गुजराल डॉक्ट्रिन, और सच मानो गुजराल डॉक्ट्रिन की बात ऐसा नहीं, बिल्कुल नई ही है। अरे नेहरू ने भी पंचशील का सिद्धांत अपनाया था, पंचशील, शांति के 5 सिद्धांत, कुछ कुछ वैसी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा इसमें अंतर ये है कि बच्चों गुजराल डॉक्ट्रिन पहली बात ये कहा गया है, पहला ये सिद्धांत क्या कहता है, पहला छोटे पड़ोसी देशों के लिए छोटे पड़ोसी देशों को एक तरफा छूट देनी चाहिए। इंडिया शुड प्रोवाइड यूनिलेटरल कंसेशन फॉर स्मॉलर नेशन। छोटे पड़ोसी देशों को भारत एक तरफा छूट दे। अब बच्चों याद रखना, अब कहोगे सर छोटे पड़ोसी में कौन है, एक्सेप्ट चाइना एंड पाकिस्तान। छोटे पड़ोसी का मतलब है चाइना पाकिस्तान के अलावा। इसका मतलब है कि हम छोटे पड़ोसी देशों के साथ एक्सेप्ट चाइना एंड एक्सेप्ट चाइना एंड पाकिस्तान। तो बच्चों अब स्वाभाविक रूप में चाइना पाकिस्तान को यूनिलेटरल कंसेशन, अच्छा यूनिलेटरल देखो कई बार दोस्तों, एक तो रेसिप्रोकल बिहेवियर, हमें छोटी पड़ोसी देशों के साथ क्या करें, यूनिलेटरल। याद रखना गुजराल डॉक्ट्रिन के 5 प्रिंसिपल हैं, 5 में बाकी 4 लिखो न लिखो चल जाएगा, पहला नहीं छूटना चाहिए। इसे कोई आंसर लिखते हैं, प्रायोरिटी डज मैटर। अब उसका स्पेस, पहले को स्पेस ज़्यादा दो, मतलब उस पहले में सारा इससे छुपा हुआ है, क्योंकि बाकी जो 4 बातें कही गई हैं वो कहीं के पंचशील में उसके पहले कही जा चुकी थी। लेकिन गुजराल ने, और समय था गठबंधन सरकार का, कोलिशन गवर्नमेंट का 96, तो 96 में आप जानते हो पूरी दुनिया बदल रही थी,
भारत ने सोचा कि भाई थोड़ा सा उदारीकरण करना है, विकास करना है, तो पड़ोस में थोड़ा संबंध अच्छा बना के रखें। पर्पस हमारा ऐसा था। अब इसमें देखोगे आप, स्मॉलर नेशन, एक तरफा छूट। देखो, कई लोग होते हैं, टिट फॉर टैट करते हैं। कई लोग कहते हैं जैसा का तैसा। ये एक तरफा छूट नहीं है। एक तरफा छूट का मतलब है, यार मान लो कि अब किसी ने, अब देखो कई बार हमारे यहाँ शादी ब्याह होते हैं, तो शादी ब्याह में जब हमारे पास कार्ड आते हैं, पहले हम ये देखते हैं, यार वो मेरी शादी में आया था, मेरी शादी में पैसा दिया था। उसके बाद फिर हम तय करते हैं कि उस शादी में जाएंगे नहीं जाएंगे। क्या है? बराबरी वाले व्यवहार, टिट फॉर टैट, रेसिप्रोकल बिहेवियर। गुजराल डॉक्ट्रिन इसी को इनकार करता है। गुजराल डॉक्ट्रिन कहता है कि छोटी पड़ोसी देशों को हमें यूनिलेटरल कंसेशन देना चाहिए। अब बच्चों, मान लो कि कोई आपकी शादी में नहीं आया, तो नहीं आया तो मूर्खता की, क्योंकि शादी में नहीं आया तो मुफ्त में खाना नहीं मिला, डांस करने का मौका नहीं मिला, तो उसने तो घाटा किया। अब आप सोचो कि नहीं, उसकी भी शादी में नहीं जाएंगे, ये बात ठीक नहीं है। कई लोग सोचते हैं चाय पिलाएंगे, फिर वो चाय पिलाएगा तब मैं चाय पिलाऊंगा। अरे चाय पिलाते रहो, सकता है उससे कोई बड़ा काम निकल जाए। इसलिए बच्चों, छोटे पड़ोसी देशों को यूनिलेटरल कंसेशन देना चाहिए, क्योंकि हम मालदीव को आर्थिक सहायता दे सकते हैं, हम मालदीव से उम्मीद थोड़ी कर सकते हैं। भाई इतने छोटे पड़ोसी देश हैं कि टिट फॉर टैट का व्यवहार नहीं हो सकता। अब मान लो कि आप क्लास वास करके गए अपने मोहल्ले में, क्लास करके अपने मोहल्ले में जा रहे हो, और उसके बाद एक छोटा सा बच्चा आया, आपको 4 गाली दिया, और बच्चे ने कहा, और आप जो सोचो क्या व्यवहार करोगे। अब आप की उम्र 22 साल है, जो बच्चा गाली दे रहा है उसकी उम्र 4 साल है, तो क्या करोगे? उसको पीटोगे? अरे बच्चों, पीटोगे तो याद रखो पूरे गांव में आपकी भद्दी पिट जाएगी। देखो कितना बेकार बच्चा बच्चे को मार रहा है, और गांव के लोग आपको उल्टा आपको ही समस्या करने लगेंगे। इसलिए मेरे बच्चों, उस बच्चे को चॉकलेट दे दो। अब चॉकलेट दे दो और कह दो अंकल कहोगे तो कभी पीटूंगा नहीं। अब देखो बच्चा आपका फैन हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, अब ये भूटान है, नेपाल है, यार ये छोटे छोटे देश हैं, पौवा वाले तो देश हैं ये। अच्छा, भूटान आबादी जब देखो 5-6 लाख, उधर मालदीव 4-5 लाख की आबादी, कोई देश होता है? इतना तो हमारे डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन नहीं होती, इससे ज़्यादा तो हमारे डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन होती है। इसीलिए बच्चों याद रखना, अरे इसीलिए कहा जाता है कि अरे एक तरफा व्यवहार दो भाई। भूटान को पैसा दे दिया, श्रीलंका फंसा था उधर, अभी मालदीव के विदेश मंत्री आए हुए हैं। अभी मालदीव ने क्या मांगा था? चावल मांगा था, क्योंकि मालदीव समुद्र के बीच में है, मछली तो खूब मिल जा रही है। अरे मछली चावल रोटी के बिना खाओगे, और मालदीव में चावल रोटी होता नहीं। अरे राइस कहाँ से आएगा, व्हीट कहाँ से आएगा? इंडिया देगा। इसलिए इन छोटे छोटे पड़ोसी देशों को कई बार स्वाभाविक रूप में हमें धमकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यह है कितने छोटे हैं कि इनको क्या करोगे आप? इतने छोटे हैं, इनको मारोगे तो भी समस्या है, धमका दोगे तो भी। भारत तो अरे मेरे दोस्तों, आपके बगल खली खड़ा हो जाए तो आप खुद ही डर जाओगे, और उसके बाद अगर एक आध चाटा लगा दे फिर तो आप मोहल्ला छोड़ के भाग जाओगे। तो भारत का कार्य वैसे बड़ा है, टेरिटरी बड़ी है, पॉपुलेशन बड़ा है, सेना बड़ा है, तो छोटे मोटे पड़ोसी देश वैसे डरते रहते हैं। अब उसके बाद अगर आप सोचो उसके बाद अगर सोचो कि हम उसको जाके हड़का देंगे, तो ये बात तो नहीं बन पाएगी। इसीलिए बच्चों, आप याद रखना, इसीलिए कहा जाता है कि हम छोटे पड़ोसी को यूनिलेटरल कंसेशन देंगे। और आप याद रखना, इसलिए हमने बांग्लादेश को, मतलब हसीना जब आती है तब उन्होंने कहा ले जाओ पैसा। उधर 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 श्रीलंका रो रहा था, उनका भाई ले जाओ तुम ही पैसा। मालदीव ने कहा हमें पैसा चाहिए, हमका ले जाओ, खजाना खुला है बिल्कुल। नेपाल ने कहा हमका 10-20 बिलियन डॉलर तुम भी ले जाओ। इसलिए बच्चों, जरा सोच के देखो मेरे बच्चों, ये सब हम पैसा देते रहते हैं। आप कहोगे आपको इस तरह पैसा दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों,
एक बात याद रखो, जब उनको पैसा हम देते हैं, किसी को पैसा देते हैं उधार, ये कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट, लाइन ऑफ जो क्रेडिट करते हैं, तो आप याद रखो लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब है अरे वो फिर पैसा हमें वापस देगा, ब्याज सहित वापस देता है, हमारा सामान खरीदता है। और याद रखो बच्चों को, छोटे मोटे देश हैं, अगर वहाँ स्टेबिलिटी बढ़ेंगी तो हमारे फायदे में रहेगा। और याद रखना अगर हम पैसा नहीं देंगे चाइना का प्रभाव और बढ़ेगा, यानी चाइना के इन्फ्लुएंस को रीजन में रोकना ही हमारा पर्पज है। इसलिए बच्चों याद रखो, आखिर में हम स्मॉलर नेबरिंग कंट्रीज को क्यों इस तरीके से सहायता देना चाहते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक अ वेरी पीसफुल टेरिटरी, पीसफुल इंडिया। और जरा सोच के देखो, तभी तो इंडिया का डेवलपमेंट होगा, तभी तो इंडिया का डेवलपमेंट होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जब तक हमारे भाई पड़ोस नहीं रहेंगे, अच्छे पड़ोसी नहीं रहेंगे, पीसफुल नहीं रहेंगे, तो बच्चों इसलिए देखोगे इंडिया, अब इंडिया अगर बांग्लादेश को पैसा दे रहा है तो बांग्लादेश में रेल का विकास इंडिया के द्वारा हो रहा है, सारा सामान हमसे खरीदता है। जो पैसा देते हैं फिर उसी को लेके हमारे यहाँ सामान खरीद लेता है। और अगर इनका डेवलपमेंट होगा तो आखिर में जो यहाँ पे उधर से बांग्लादेशी चले आते हैं, फिर उधर से कभी नेपाली चले आते हैं, भाई उनका आना जाना भी कम होगा। और याद रखना दोस्तों, पड़ोस में थोड़ी प्रॉस्पेरिटी होगी, संपन्नता होगी तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा फायदा है। इसलिए मेरे बच्चों हम क्या अपनाते हैं हम क्या अपनाते हैं? यूनिलेटरल कंसेशन। इसलिए हम क्या अपनाते हैं? यूनिलेटरल कंसेशन फॉर स्मॉलर नेबरिंग कंट्रीज। हम यूनिलेटरल कंसेशन देते हैं, लेकिन आप कहोगे सर यानी यूनिलेटरल कंसेशन अब कैसे? यूनिलेटरल कंसेशन कहाँ पे दोगे? तो क्या सिक्योरिटी में, आतंकवाद में? नहीं बच्चों, वी वांट टू गिव यूनिलेटरल कंसेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, अब कहाँ पे देंगे? कैसे? आर्थिक मामले में, टेक्नोलॉजिकल मामले में। ये आर्थिक मामले में देंगे, ये इकोनॉमिक मामले में हम देंगे, टेक्नोलॉजिकल मामले में देंगे, तकनीकी देंगे। लेकिन अगर कोई छोटा पड़ोसी देश सोचे कि क्या हम आतंकवाद के मामले में छूट देंगे, सुरक्षा के मामले में छूट देंगे, तो वो छूट नहीं मिलेगी बच्चों। तो आतंकवाद सुरक्षा के मामले में छूट नहीं मिलेगी। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अब पहला हमारा प्रिंसिपल है पड़ोसियों की तरफा छूट, इसी को नेबरहुड फर्स्ट कहा गया। इसलिए पीएम की पहली विजिट देखो तो भूटान के लिए होती है, बाद में विजिट देखो श्रीलंका बांग्लादेश के लिए होती है। इसका मतलब बच्चों पहले नेबरहुड है, उसके बाद फिर रीजन है, उसके बाद फिर वर्ल्ड है। ये जरा सोच के देखो, पहले हमारे लिए क्या है? नेबर है, उसके बाद फिर क्या है? रीजन है। पहले नेबर देख लिया, फिर वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया देखा, उसके बाद अमेरिका रसिया देखा। क्योंकि अमेरिका रसिया सीधे में इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, ये तो सीधे इम्पैक्ट कर रहे हैं, इनकी समस्याएं भी, इनके फायदे भी। इसलिए बच्चों ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का पहला एग्जाम्पल है। और जरा देखो गुजरात डॉक्ट्रिन की बाकी चीज़ें क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है। गुजरात डॉक्ट्रिन की बाकी चीज़ें बड़ी सिंपल सी है। और उसमें जरा अब बच्चे सवाल पूछ लो कि क्या पूछना चाहते हो। वैसे पर क्यों तुम लोग आप बच्चों, भू राजनीति में राजनीति का अर्थ क्या है? राजनीति का अर्थ है विदेश नीति बच्चों। भू राजनीति में राजनीति का मतलब है विदेश नीति, राजनीति का मतलब है राज्य का व्यवहार। तो चाइना इंडिया के, अच्छा चाइना इंडिया सब अलग अलग से बताएंगे बड़े बच्चों। और इसलिए अब देखो, मुझे तो लगता है अरे सबका निष्कर्ष क्या लिखना है? बस सीधी सीधी बात है, हमें गुजरात डॉक्ट्रिन को फॉलो करना है और स्वाभाविक रूप में हमें इसी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाना है। अब जरा सोच के देखो बच्चों, अब अगर हम इसी बात को देखें, अब जरा बाकी अगर बाकी आपको बेसिक आइडिया दे दें गुजरात सिद्धांत के रेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल क्या है बाकी? कि पहला पड़ोसी देशों को एक तरफा छूट, और दूसरा सभी देशों के साथ
द्विपक्षीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ, द्विपक्षीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ एवरी बाइलेटरल कॉन्फ्लिक्ट। यहां पे आप देखोगे इसका मतलब है एवरी, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ एवरी बाइलेटरल कॉन्फ्लिक्ट। तो बच्चों ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यानी जो हमारे जो बाइलेटरल कॉन्फ्लिक्ट है वो चाहे चाइना को चाहे पाकिस्तान के साथ हो, उसका पीसफुल रेजोल्यूशन, बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब है बस दो लोगों के बीच में, और दो लोगों के बीच झगड़ा हो तीसरा आना भी नहीं चाहिए बच्चों। अच्छा किसी ने पूछा म्यांमार, हाँ म्यांमार भी हमारा देश है, म्यांमार के साथ भी उसी मामले में आप म्यांमार को भी कहाँ रखोगे, साउथ ईस्ट एशिया में तो स्पेशली म्यांमार को रखते भी हैं, म्यांमार को भी आप इसी श्रेणी में रखोगे, इस श्रेणी में, इसमें म्यांमार भी यहीं पर आएगा बच्चों, म्यांमार भी इसी में आएगा। तो आप याद रखना, यानी इसका मतलब है द्विपक्षीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। और मुझे लगता है कि आईआर क्लास में बड़ी सारी कोई कंफ्यूजन अगर होता नहीं बच्चों को, इसलिए मुझे लगता है कि क्वेश्चन आंसर सेशन आईआर वाली क्लास में हम, आप अगर कहोगे तो लास्ट में एक हफ्ते में एक बार ले लिया करेंगे, क्योंकि बच्चों से कोई ऐसा कंफ्यूजन रहता नहीं, तो क्यों टाइम भी हमारा बच जाएगा। और बच्चों पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी पीसफुल बाइलेटरल, बाइलेटरल का मतलब होता है दो लोग, भाई दो लोग झगड़ा है तो महाशक्ति आने की कोई जरूरत नहीं है, बाइलेटरल है। और जरा सोच के देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद ये कहा गया है कि दक्षिण एशिया कोई भी देश एक दूसरे की संप्रभुता पर हमला नहीं करेगा, दे विल रिस्पेक्ट द सॉवरेंटी ऑफ एवरी नेशन, तो वो संप्रभुता की रक्षा करेगा और कोई आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नो कंट्री इज अलाउड टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ अदर, और कभी भी अपनी भूमि का प्रयोग दूसरे के खिलाफ नहीं करेगा। नो साउथ एशियन कंट्रीज का मतलब है कि बाकी साउथ एशियन, केवल इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गुजराल ने यह भी कहा कि भाई बाकी साउथ एशियन कंट्रीज का भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे विल नॉट यूटिलाइज देयर टेरिटरी फॉर द एनी पर्पजेज विच इज एंटी इंडिया। तो मान लो कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को अपने यहाँ से भेज रहा है तो ये भी गुजराल डॉक्ट्रिन का उल्लंघन है। अगर पाकिस्तान हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, ये भी गुजराल डॉक्ट्रिन का उल्लंघन है, क्योंकि बच्चों हस्तक्षेप का मतलब होता है, इंटरवेंशन का मतलब होता है संप्रभुता पर हमला होना, इंटरवेंशन और संप्रभुता में हमला होना। बाकी बच्चों कल, थैंक यू। तो अब मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी में मैं आपको ये सब एक आध हफ्ते में कभी देख लूंगा, बाकी मैं बता दूंगा, क्योंकि आप बड़े समझदार बच्चे हो, सब आपको पता है। मेरे बच्चों, मेरे बच्चे बड़े होशियार हैं, सब मेरे बच्चों को पता हुआ है। और किसी में भारत रशिया का संबंध टूट चुका है, अरे मेरे बच्चे इसे मत तोड़ो, संबंध जोड़ो, ठीक है। थैंक यू।